सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कि हमारे पास जो दो फंडामेंटल लॉज हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को पढ़ने के लिए वो क्या हैं। आज हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स, कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स जो हमें दोनों लॉज को समझने में बहुत हेल्पफुल लग रही होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ कि किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको हम केसीएल कहते हैं वो हमारे पास लॉ क्या है, दूसरा किस फैक्ट पे बेस्ड है और इसका एक एग्जांपल देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम शॉर्टली केवीएल कहते हैं। तो इसमें भी सेम लॉ क्या है हमारे पास, कौन से फैक्ट पे बेस्ड है और इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी बेसिक टर्म्स के बारे में। इसमें हमारे पास सबसे पहले है नोड। तो नोड क्या होता है? नोड इज अ पॉइंट वेयर एंड्स ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। यानी कि नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एंड्स ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट करते हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें हम, हमारे पास यहाँ पे V1 और R1 दो सर्किट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, V1 के दो एंड हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है। सेम R1 के एक एंड ये है, एक एंड ये है। तो इसका इन दोनों का जो ये वाला एंड है ये मीट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नोड। ठीक है, सो नोड इज अ पॉइंट वेयर एंड्स ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। ठीक है, आई होप नोड आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं पाथ की तरफ। पाथ क्या होता है? पाथ इज अ ट्रावर्सल थ्रू एलिमेंट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। यानी कि पाथ एक ट्रावर्सल होता है जिसमें हम मूव कर रहे होते हैं थ्रू एलिमेंट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई नोड है। ठीक है, हमें पता है ये नोड है क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स के एंड मीट हो रहे हैं। सेम यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स के एंड मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नोड है, ये एक नोड है हमारे पास। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये नोड है, ये नोड है। तो इसमें क्या है, अगर हम इस नोड से इस नोड के तरफ मूव करते हैं, इस नोड से इस नोड की तरफ मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पाथ कहेंगे। अब एक लाइन बोली थी थ्रू एलिमेंट्स। थ्रू एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स के थ्रू मूव करेंगे। मैंने आपको ऐसे दिखाया, लेकिन ये एक्चुअल में कैसे मूव कर रहे होंगे इस पाथ में, यहाँ पे हम इसके अलोंग ऐसे मूव कर रहे होंगे, यानी कि थ्रू R1 मूव कर रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं पाथ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लूप के बारे में। लूप क्या होता है? लूप बेसिकली, लूप इज अ क्लोज्ड पाथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम नोड। ठीक है, प्रोवाइडेड यानी कि एजम्पशन क्या है इसमें? एजम्पशन ये है कि सेम सर्किट एलिमेंट को हम एक से ज्यादा बार गो थ्रू नहीं कर सकते, उसके थ्रू हम पास नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां से देखें, ये हमारे पास एक नोड है। अब हमने यहां से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, और एंड में आके हम यहीं पे हमने स्टॉप किया। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये हमारे पास एक पाथ है। ठीक है, क्लोज्ड पाथ क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया यानी कि बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, तो एक क्लोज हो गया। ठीक है, स्टार्ट सेम नोड पे हो रहा है और एंड भी सेम नोड पे हो रहा है। एंड प्रोवाइडेड एजम्पशन क्या बताई थी हमने कि हर एक एलिमेंट जो है एक बार ही ट्रैवर्स होना चाहिए। यहाँ पे V1, R1 और R2 एक ही बार ट्रैवर्स हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लूप। ठीक है, अब हम देखते हैं मैश। मैश क्या होता है? ठीक है, मैश क्या होता है? मैश एक ऐसा लूप होता है जो अपने अंदर किसी और लूप को कंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि मैश इज अ लूप दैट डजंट कंटेन एनी अदर लूप इन इट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कि अगर हम ये वाला लूप लेते हैं जो कि है V1, R1 और R2 के अलोंग। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मैश है क्योंकि इसके अंदर कोई और लूप नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर वाले लूप की बात करें जो कि कहां से मूव कर रहा है, V1, R1, R3 और यहाँ पे V1 पे ही आके स्टॉप हो रहा है, तो इस बाहर वाले लूप की बात करें तो ये हमारे पास मैश नहीं होगा। अब मैश क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एक छोटा लूप आ रहा है, यानी कि ये अपने अंदर एक लूप को कंटेन कर रहा है, इसलिए हम इसको मैश नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जंक्शन की। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज अ नोड वेयर 3 और मोर एंड्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स मीट, या फिर
3 और मोर ब्रांचेस मीट, यानी कि नोड एक यानी कि ऐसी नोड जहां 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस या फिर सर्किट एलिमेंट्स मीट करते हैं उसको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखें तो ये वाली नोड यहाँ पे ये ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच आ रही है और ये तीनों ब्रांचें यहाँ पे आके मीट कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जंक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जंक्शन। नाउ एक बात जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब हम बड़े बड़े सर्किट्स आगे जाके सोल्व कर रहे होंगे या फिर उनकी एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास जो जंक्शन है उसको हम नोड बोल रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं अपने दोनों लॉज के बारे में। ओके, तो अब हम देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि केसीएल को। सबसे पहले हम देखते हैं कि केसीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ हमें कहता क्या है। ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मूविंग अवे एंड कमिंग टुवर्ड्स अ नोड इज जीरो, यानी कि जो अलजेब्रिक सम होता है किसका, करंट्स का, दैट इज मूविंग अवे एंड कमिंग टुवर्ड्स अ नोड इज ऑलवेज जीरो, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नोड पे जितने भी करंट एंटर कर रहे हैं और जितने भी करंट एग्जिट कर रहे हैं सबका सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ये किस फैक्ट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट एट द नोड, यानी कि कुछ भी चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा नहीं हो सकता नोड पे। ठीक है, अब हम बात तो इलेक्ट्रिक करंट की कर रहे हैं, लेकिन ये चार्ज कहां से आ गया। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो कुछ करंट एंटर कर रहा है, कुछ एग्जिट ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि चार्जेस का फ्लो हो रहा है, यानी कि जो चार्ज की एक्यूमुलेट होने की पॉसिबिलिटी है एट अ पर्टिकुलर नोड वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए ही केसीएल को इन्वेंट किया गया है ताकि जो है हमारा पूरा सिस्टम न्यूट्रल रहे और सर्किट इजीली अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो करंट्स मूविंग अवे टुवर्ड्स फ्रॉम अ नोड, यानी कि जो करंट्स मूव अवे कर रहे हैं फ्रॉम अ नोड उनको हम नेगेटिव ले सकते हैं, और एंड करंट कमिंग टुवर्ड्स अ नोड यानी कि जो करंट एंटर कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि जो करंट जो कि एग्जिट कर रहे हैं किसी नोड से उसको हम पॉजिटिव ले लें और जो करंट एंटर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नोड पे उसको हम पॉजिटिव ले लें। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा और ये सारा की सारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसकी थ्योरी में इसका कोई रोल नहीं है थ्योरी में, बस इसको हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास केसीएल है, केसीएल बेसिकली जो हमारे पास यूज करा जाता है इसको हमें, वो किस लिए यूज करते हैं हम इसको, नोड वोल्टेज को फाइंड करने के लिए, यानी कि जो पर्टिकुलर नोड की वोल्टेज है उसको फाइंड करने के लिए हम केसीएल का यूज करते हैं। आगे जाके हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि हम कैसे केसीएल को यूज कर रहे होंगे नोड वोल्टेजेस को निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी इस सर्किट को देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें केसीएल की इक्वेशन निकालनी है एट नोड 1 एंड नोड 2। ठीक है, उससे पहले हम सर्किट को एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक करंट है IS1 जो कि नोड 1 की तरफ एंटर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद V1 हमारे पास वोल्टेज है R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V12 एंड करंट फ्लो कर रहा है I12। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V2 और यहाँ पे नोड 2 की तरफ करंट एंटर कर रहा है IS2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें नोड 1 और नोड 2 के लिए अपनी केसीएल इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम नोड 1 के लिए देखते हैं। सो केसीएल इक्वेशन फॉर नोड 1। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास करंट्स कौन कौन से एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं एट नोड 1। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नोड 1 पे कौन कौन से करंट हैं, IS1। ठीक है, देन यहां से निकल रहा है हमारे पास I1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे I12 करंट नोड 1 से एग्जिट ले रहा है। ठीक है, अब हम साइन जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है जो एंटर कर रहा है करंट उसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ और जो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो IS1 एंटर कर रहा है सो पॉजिटिव, I1 is taking exit so it is negative, and then I12 it is also taking exit so it is
नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई केसीएल इक्वेशन फॉर नोड 1। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे? IS1 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब I1 हमें पता है, जो हमारे पास ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। वो क्या होता है हमारे पास? V इज इक्वल्स टू IR। तो I क्या हो गया? V बाय R। ठीक है, तो I को हम V बाय R लिख सकते हैं। तो I1 क्या है? इस ब्रांच के अक्रॉस करंट है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? V1 अपॉन रेजिस्टेंस R1। सेम फॉर I12। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? V12 एंड रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? KCL इक्वेशन फॉर नोड 1। नाउ सेम फॉर KCL इक्वेशन फॉर नोड 2। ठीक है, नोड 2 के लिए अगर हम देखें तो एक करंट हमारे पास एंटर कर रहा है I12, एक करंट एग्जिट कर रहा है I2। ठीक है, और यहां से एक और करंट है जो एंटर कर रहा है, वो क्या है? IS2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास एंटर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो I12 और IS2 दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और I2 जो कि एग्जिट ले रहा है उसको क्या करेंगे? माइनस I2। और सेम ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के हम इसी टाइप की इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें खाली KCL इक्वेशन बनाने को कहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? KCL इक्वेशन फॉर नोड 1 एंड दिस इज KCL इक्वेशन फॉर नोड 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि KVL के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लॉ हमें क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स और राइजेस राउंड अ लूप इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज 0। ठीक है, यानी कि जो अलजेब्रिक सम होता है ऑफ ऑल द वोल्टेज राइजेस और ड्रॉप्स राउंड अ लूप इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक लूप के अलोंग मूव कर रहे हैं तो जो भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज राइज हो रहा है उन सबका सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब ये किस फैक्ट पे बेस्ड है? ये इस फैक्ट पे बेस्ड है कि लूप ट्रावर्सल के टाइम पे जब हम जो है रिटर्न होके सेम नोड पे आते हैं, यानी कि जिस नोड से हमने स्टार्ट किया था उसी नोड पे हम वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम KCL की तरह हम क्या ले सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप्स को नेगेटिव और वोल्टेज राइजेस को पॉजिटिव, या फिर इसका सेम अपोजिट, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप्स को पॉजिटिव और वोल्टेज राइजेस को नेगेटिव। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में हमें क्या करना है? इस एग्जांपल में हमें ये वाला जो मैश है और ये वाला जो मैश है इसके अलोंग हमें क्या है? KVL इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, तो एक बार सर्किट को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास V1 वोल्टेज सोर्स है, ये है R1। ठीक है, और इस पूरे सर्किट के अलोंग ये हमारा जो पूरा लूप है इसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है I1। ठीक है, यहाँ पे हमने करंट थ्रू R2 यानी कि R2 के अलोंग करंट ले रखा है IR2। R3 में क्या फ्लो करेगा? I2। और यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स है V2। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं KVL इक्वेशन इन मैश 1। ठीक है, मैश 1 यानी कि इसमें KVL इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज राइज होगा उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले लूप में देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है V1, वोल्टेज ड्रॉप है या राइज है? ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि राइज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस V1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक रेजिस्टेंस R1। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा या फिर राइज होगा, एक बार आप खुद सोचो। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ये करंट के फ्लो को रोकता है, यानी कि कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू को कम कर रहा होगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से हमारे पास वोल्टेज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को। तो करंट की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारे पास क्या कहते हैं? वोल्टेज की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे शो कर रहे हैं? यहाँ पे नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -I1 इंटू R1। ठीक है, एंड सेम फॉर दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा? -IR2, यहाँ पे करंट क्या है? IR2 इंटू R2
इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो गई मैश 1 के लिए केवीएल इक्वेशन। अब मैश 2 के लिए देखते हैं केवीएल इक्वेशन इन मैश 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस वाली मैश की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले R2 यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो माइनस R2 इंटू आई R2। ओके, देन R3 में क्या है वोल्टेज ड्रॉप माइनस R3 इंटू I2। ठीक है, उसके बाद V2 क्या हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, तो माइनस V2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 2। ठीक है, मैश 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास केवीएल जो है उसको हम यूज करते हैं मैश करंट्स को निकालने के लिए। मैश करंट्स क्या है यहाँ पे I1 और I2, और जो केसीएल है उसको यूज किया जाता था नोड वोल्टेजेस को निकालने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।